और भारत के लिए आज का दिन शानदार और सुनहरा रहा। एशियन गेम्स में भारत ने 2 गोल्ड जीते। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया है। भारत ने 19 रनों से जीत हासिल करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 20 ओवर में 117 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से श्रीलंका की टीम को समेट दिया। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 97 रन ही बना पाई। भारतीय बॉलर तितास साधु श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ी। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह अनुराग ठाकुर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के गोल को ऐतिहासिक करार दिया है और इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए टीम और सपोर्ट स्टाफ को बधाई दी है। और महिला क्रिकेटर्स अपनी इस कामयाबी पर काफी खुश नजर आ रही हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग है एंड थैंक्स टू इंडिया, इतना सपोर्ट दिया एंड ओलंपिक में आएगा तो हम उसमें भी अपना पूरा जान लगा देंगे और बस ये गोल्ड जीतेंगे। इंडिया का नेशनल एंथम बजा और अपना फ्लैग है, वेरी स्पेशल फीलिंग। वो हमको ज़्यादा आती नहीं है एज क्रिकेटर, सो रियली हैप्पी दैट वी कुड कंट्रीब्यूट फॉर द मेडल टैली ऑफ इंडिया। Really special feeling because we don't get the chance often to get a gold medal, especially in a stage like Asian Games, where the whole of Asia is competing and we represented India as an athlete and not just a cricketer is incredible. और इससे पहले भारत के लिए पहला गोल्ड शूटिंग में आया। भारतीय पुरुष 10 मीटर राइफल टीम ने एशियन गेम्स में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। यही नहीं, भारत ने इस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। दरअसल भारत की तिकड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में 193.7 का स्कोर बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम दर्ज था। तो जैसे ही हम मैच खेल के पीछे आए, हमारे कोचेस ने हमें सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दी। ये नहीं पूछा कि मैच कैसा रहा या फिर, क्योंकि कोचेस के शक्ल पे भी वो एक खुशी झलक रही थी अलग ही। और हमें जब जैसे ही पता लगा कि हमने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। इतनी खुशी आज तक किसी भी मेडल में नहीं हुई कि इंडिया के लिए पहला एशियन मेडल जीता है। नॉर्मल गोल्ड मेडल नहीं है वो, उसी के साथ हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है तो वो उसमें और 4 चांद लगा देता है। तो काफ़ी सारी खुशी है उस बात की कि हम टीम मेडल में हमने गोल्ड मेडल जीता है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एशियन गेम्स में। दिव्यांश पवार, शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटर आपने पूरी सुना किस तरीके से वो खुश नजर आ रहे हैं इन गोल्ड मेडल्स के बाद। और अब तक की जो एशियन गेम्स की टैली है वो आपके सामने है। 11 मेडल्स भारत को मिल चुके हैं। भारत अभी 5वें पोजीशन पर है। सबसे ज्यादा मेडल के साथ चीन नंबर 1 पर है, तो दक्षिण कोरिया नंबर 2 पर है और उज्बेकिस्तान 3रे नंबर पर है। भारत 5वें नंबर पर फिलहाल मौजूद है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। भारत में जल ट्रेडिंग के घंटे बढ़ने वाले हैं। एनएससी ने सेबी को ट्रेडिंग का वक्त बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। क्या है इस प्रस्ताव में, इस पर हमारे संवाददाता यश जैन ने एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री रामकृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बहुत समय से हमको कोई ना कोई सेगमेंट से ये रिक्वेस्ट आता रहा कि एक्सटेंड कीजिए टाइमलाइन। आपको तो सभी ने एनेबल किया है रात के 11:55 तक जाने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव्स में, और कैश इक्विटीज में भी 5 बजे तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हमने पिछले दिसंबर में ये टॉपिक ओपन किया था डिस्कशंस के लिए विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट डोमेस्टिक बल्कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने सबके साथ विचार विमर्श किया है पिछले 9 महीनों में, और उनका ही फीडबैक, उनका ही सजेशन ये है, वर्किंग कमेटी का सजेशन ये है कि हमको एक सेशन शाम को रखना चाहिए 6 से 9 बजे के बीच में। और सजेशन ये भी था कि सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स ऑफर किया जाए ये टाइम में, और सिंगल स्टॉप ऑप्शंस फ्यूचर्स वगैरह बाद में सोच सकते हैं। तो उसके कमिटी के सजेशन के हिसाब से हमने सेबी में प्रपोजल भेजा है फॉर अप्रूवल, और जैसे ही उनका अप्रूवल आएगा टाइमलाइंस फाइनलाइज करके रोल आउट करने का प्लान है। ओके, आपने कहा एक छोटा सेशन 6 से 9 बजे के बीच में रखा जाए जिसमें खाली इंडेक्स पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड होंगे। आपको लगता है ये पूरी तरीके से एक हेज करने का अपॉर्चुनिटी देता है? क्या आपको लगता है अगर ये सक्सेसफुल हो तो आपको स्टॉक फ्यूचर्स पे भी ध्यान देना चाहिए? और टाइम इवेंचुअली अगर 6 से 9 का पीरियड सक्सेसफुल होता है तो अल्टीमेटली हम इस टाइम पीरियड को, ट्रेडिंग टाइम पीरियड को कैसे इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं? देखिए, तकलीफ कहाँ पर है उस पे जरा पहले एक बार सोच लेते हैं। तकलीफ इस बात पे है कि आज दुनिया एकदम इंटरकनेक्टेड है
और अगर यूएस में कुछ हो जाता है जिसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आके गिरता है तो हमारे इन्वेस्टर्स को हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये तकलीफ है। तो वो तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग ये सेशन का सोच रहे हैं और ये मौका देता है इंडियन इन्वेस्टर को कि ये पोर्टफोलियो रिस्क जो है उनका वो हेज करने के लिए एक मौका देता है। अगर कुछ गलत गड़बड़ वाला न्यूज निकल जाता है दुनिया में तो वो मकसद है हमारा। आगे इसका क्या होगा वो आप सोचेंगे इसके बारे में, तो मतलब दो चीज हो सकता है, या तो हम और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ये 6 से 9 बजे के सेशन में, जैसे कि सिंगल स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर्स आ सकते हैं और कई सारे और नए इंडेक्स के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, या फिर टाइमलाइन भी बढ़ा सकते हैं। 9 बजे का जो टाइम है उसको बढ़ा के हम 11:55 तक ले जा सकते हैं, वो भी हो सकता है। और भी एक चीज भी हो सकता है, अगर ग्लोबल एक्सचेंजेस के हिसाब से हमको भी अगर आगे बढ़ना है मान लीजिए, तो हमको भी 22 आवर्स चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको 6 बजे शायद शुरू करना पड़ेगा या उससे भी जल्दी शुरू करना पड़ेगा। उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे, पर ये हमने सोचा कि शुरुआती तौर में एक छोटा सा कदम उठाते हैं और उसके लिए हमने 6 से 9 का सेशन का प्रपोजल रखा है। और अब बात करते हैं मार्केट अपडेट की। आज मिड कैप एक्सपायरी के दिन बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इसी के साथ बाजार फ्लैट क्लोज हुआ। सेंसेक्स 15 अंक चढ़कर 66,024 पर बंद हुआ। निफ्टी बिना बदलाव के 19,675 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में देखी। आईटी, फार्मा स्टॉक्स में दबाव रहा आज के कारोबार में। और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह ने बताया कि बाजार में अनुमान से कम करेक्शन हो सकता है। उनके मुताबिक फेयर वैल्यू नीचे है तो करेक्शन भी कम ही होगा। मार्च 2020 से मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे वाले हिस्सों के समय एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलके हमें 20 से 25 हजार करोड़ डिप्लॉयमेंट में मिलने लगे और ऊपर वाले हिस्से में एसआईपी माइनस रिडम्पशन करके 2 से 5 हजार करोड़ रुपए हमें निवेश करने को मिल रहे थे। सो एक लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना असेट एलोकेशन कलेक्टिवली किया है ताकि नीचे के लेवल पे म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा पैसा मिला निवेश करने के लिए और ऊपर के लेवल पे कम मिला। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बिहेवियर बरकरार रहेगी। इसी बिहेवियर की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में करेक्शन उम्मीद से कम रहेगा। अगर आपको लगता है कि फेयर वैल्यू मार्केट की यहाँ से 10% नीचे है तो करेक्शन 10% तक नहीं होगा, वो उससे कम ही रहेगा, बिकॉज लोअर लेवल पे सारे लोग खरीदारी करने की सोचेंगे। और निवेशकों के अनक्लेम पड़े शेयर्स और डिविडेंड्स को लेकर एक अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही अनक्लेम्ड स्टॉक्स की जानकारी के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाएगी, जिससे अरसे से अटके निवेश की जानकारी आसानी से मिल पाएगी। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए इस पोर्टल के बारे में, कब से काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए काफी अहम खबर है, क्योंकि अब जितने भी आपके अनक्लेम्ड शेयर या डिविडेंड्स होंगे उनकी जानकारी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल से मिल सकेगी। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये पोर्टल में से जो सर्च फैसिलिटी है वो अगले महीने शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप अपने जितने भी पुराने जो भूले बिसरे या भूल गए हैं ऐसे शेयर्स या डिविडेंड्स जिसकी जानकारी अभी तक आपको किसी भी सूरत में नहीं मिल पा रही थी, वो जानकारी आपको इस इंटीग्रेटेड पोर्टल से मिल सकेगी। दरअसल अभी जो भी ऐसे अनक्लेम्ड शेयर या डिविडेंड होते हैं उनको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया जाता है, लेकिन वहां से इसके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल होता था। बजट में सरकार ने अनाउंस किया था कि वो एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाएगी और इस पोर्टल के जरिए अब आपको आसानी से ये सारी जानकारियां हासिल हो सकेगी। दरअसल अभी आईपीएफ के पास करीब 50,000 करोड़ रुपए के ऐसे अनक्लेम्ड शेयर और डिविडेंड पड़े हुए हैं जिस पर कोई क्लेम नहीं है, लेकिन दरअसल अभी तक जानकारी के अभाव में कोई इस पर क्लेम नहीं कर पाता था। अगर पिछले समय में किसी ने भी आपके परिवार का कोई भी इन्वेस्ट किया होगा और उसकी जानकारी आपके पास नहीं है तो इस इंटीग्रेटेड पोर्टल के जरिए आप आसानी से उसका पता लगा सकेंगे और इसे क्लेम कर सकेंगे। तो ये सुविधा शुरुआती में 1 महीने में इसका सर्च पोर्टल शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूरा फुल फ्लेज जो इंडिकेटेड पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप, ये भी साथ में सरकार लाने की तैयारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 45 दिनों में तीसरी बार एमपी पहुंचे हैं और पिछले
भोपाल पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने जंबूरी मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भोपाल में मेगा रोड शो किया और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस परिवारवाद का आरोप भी लगाया और कांग्रेस का हाथ अर्बन नक्सलियों के साथ बताया। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो एमपी को फिर से बीमारू राज्य बना देगी। पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। और इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, एमपी की जनता ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। और एमपी राजस्थान के चुनावी घमासान में किसका पड़ रहा है भारी? विपक्ष के लिए क्या है सबसे बड़ी चुनौती? आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और मानसून ने राजस्थान से वापसी की शुरुआत कर दी है। सितंबर में बढ़िया बारिश देखने को मिली, जिसके चलते मानसून में होने वाली 6% की कमी ही अब सिर्फ रह गई है। पहले अनुमान ज्यादा का था। और डिटेल्स का असीम मनचंदा है। असीम, बताइए अब क्या अपडेट पूरे मानसून को लेकर? देखिए, अगस्त में मानसून की बारिश में 36% तक की कमी देखने को मिली थी। इसके चलते सूखे की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन सितंबर में मानसून ने रिवाइवल किया और कई राज्यों में मानसून की बारिश देखने को मिली। छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में काफी अच्छी बारिश हुई है, तो सूखे की आशंका लगभग ना के बराबर हो गई है। अब मानसून ने अपनी वापसी की शुरुआत कर दी है। राजस्थान से मानसून वापस लौट रहा है। औसतन ये 17 सितंबर के आसपास अपनी वापसी की शुरुआत कर देता है, लेकिन इस बार 25 सितंबर से इसने इसकी शुरुआत की है। 9 दिन ये काफी देरी से मानसून चल रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इससे मानसून की होने वाली बारिश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मानसून की डेफिशिएंसी अब ज्यादा नहीं दिख रही है, करीबन 6% के आसपास की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अगले 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर सितंबर में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और मानसून पूरी तरह से सामान्य रहने का अनुमान है। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। और अब एक अहम जानकारी, आज रात 8:50 पर न्यूज 18 इंडिया में देखिए हमारे खास पेशकश संजीवनी। समय पर कैंसर स्क्रीनिंग आपको आने वाले खतरे से बचा सकती है। नियमित स्क्रीनिंग के जरिए कैंसर की पहले से ही पहचाना जा सकता है। जिंदगी बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए इस मुहिम से जुड़िए हमारे साथ। फेडरल बैंक और न्यूज 18 की खास पेशकश संजीवनी आज रात 8:50 पर। और अब व्हाट्सएप में भी फीचर चैनल आ गया है। और क्या है व्हाट्सएप चैनल्स की खासियत और सोशल मीडिया की भीड़ में एक यूजर का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा 5:57 पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और भारतीय वायुसेना को अपना पहला C-29-5 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है। हिंडन एयरबेस पर हो रहे भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन के दौरान रक्षा मंत्री ने इसे ऑफिशियली एयरफोर्स में शामिल किया। ये 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। C-295 MW रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक में काम करता है। ये विमान दुर्गम इलाकों तक सैनिकों और साजो सामान की एयर ड्रॉपिंग करने में सक्षम है। C-295 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज से भारत ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया।
भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भी किया और ये ड्रोन शो 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें लगभग 75 ड्रोन स्थिर प्रदर्शन पर हैं और 50 से ज्यादा ड्रोन हवाई प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने इसी आयोजन में पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 MW को भी एयरबेस में शामिल किया। और देश की सड़कों पर आने वाले वक्त में ग्रीन बसें यानी हाइड्रोजन से चलने वाली बसें दौड़ेंगी। आज पहली बस को दिल्ली में हरी झंडी दिखाई गई। कर्तव्य पथ पर आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बस को हरी झंडी दिखाई। हरदीप पुरी ने कहा कि 2050 तक हाइड्रोजन की ग्लोबल मांग 4 से 7 गुना बढ़कर 500 से 800 मिलियन टन होने की उम्मीद है, क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल माना जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।